साथियों, आप सभी का अभिनंदन। आज हिंद स्वराज को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है गांधी जी के आगे के विचार। महात्मा गांधी के लिए स्वराज अर्थात स्वतंत्रता व स्वशासन एक सीधी छड़ी जैसा नहीं, अपितु एक वटवृक्ष जैसा था। वटवृक्ष के समान उसकी अगणित शाखाएं थी और सभी का महत्व मूल तने के समान ही था। किसी भी एक शाखा को पोषण देना संपूर्ण वृक्ष को पोषण देने के समान था। किस शाखा को कब पोषण दिया जाए, इसके नियम नहीं बनाए जा सकते। परिस्थिति इस विषय में निर्णायक होती है। जुलाई 1946 में उन्होंने स्वराज के लोकतंत्र की एक ऐसे सागरीय वृत्त के रूप में कल्पना की जिसके केंद्र में व्यक्ति होगा। व्यक्ति हमेशा अपने से बाहरी वृत्त गांव के लिए समर्पित होने के लिए सिद्ध रहेगा। गांव ग्राम समूह के लिए और क्रमशः सभी वृत्त अपने से बाहर के वृत्त के लिए विसर्जित होना स्वीकार करेंगे और अंत में समरस व्यक्तियों का ऐसा जीवन होगा जहां कोई भी अपने अभिगम में आक्रामक नहीं होगा, अपितु जिसके वे अंश हैं, ऐसे सागरीय वृत्त की भव्यता के सब विनम्र सहभागी होंगे। असंख्य ग्रामों, नगरों और शहरों को समाविष्ट करने वाली इस रचना में सभी वृत्त विस्तरित होते रहेंगे। कोई ऊपर नहीं उठते होंगे और सबके बाहर का वृत्त अंदर के वृत्तों को कुचल नहीं डालेगा, अपितु उसकी रक्षा करेगा, उसे बलवान बनाएगा और उसी प्रक्रिया में स्वतः भी बलवान बनेगा। महात्मा गांधी। 5वां अध्याय, इंग्लैंड की हालत। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाज लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक, आपका यह ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी ना हो। जिसे आप पार्लियामेंट की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बाज और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं, तो भी उसे अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई ना हो तो वह कुछ भी ना करे। ऐसी कुछ कुदरती हालत है और वह वेश्या है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वो रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बॉल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक, आपके बोलने में कुछ व्यंग है। बांझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। संपादक, यह बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बाज ना हो तो इस तरह होना चाहिए। लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित, संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है।
आज तक एक भी चीज़ को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है, तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। मेंबर जिस पक्ष अगर कोई मेंबर इसके अपवाद स्वरूप निकल आए तो उसकी कम बख्शी ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप ना माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर तो यहाँ तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने कहा कि पार्लियामेंट एक बच्चा है, बेबी। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चा ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही है तो वह बड़ी कब होगी? पाठक, आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं। मुझे इन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब बैश्या शब्द का विवेचन कीजिए। संपादक, मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वैश्य कहा, वह भी ठीक है। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वैश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है। वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, उसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसाल जितना चाहिए उतना मिल सकती है। यह सब सोचने लायक है। पाठक, तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। संपादक, हाँ, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते। इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाए, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकलवाने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। पाठक, जब आपके ऐसे ख्याल है तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है, उनके बारे में अब कुछ कहिए ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक, जो अंग्रेज वोटर हैं, चुनाव करते हैं, उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार। वे अखबार से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी की बात को बड़ी बनाकर दिखलाते हैं, तो दूसरी दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा, तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक, यह तो आप ही बताइए। संपादक, उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में
यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घुमा करते हैं। जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी तो वे नक्कारीची सी तरह उसी के ढोल पिटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह है कि वे अपने देश को खोएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नज़र डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे, लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान पामाल हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? संपादक, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है, पर इसकी उनकी बल्कि यूरोप की आजकल की सभ्यता कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा पामाल होती जा रही है। साथियों, आज के हिंद स्वराज की कड़ी में बस इतना ही। आगे यह सिलसिला आगे और चलेगा जब तक पूरा हिंद स्वराज समाप्त ना हो। आज का विषय काफ़ी सारगर्भित और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 100 साल बाद भी उसकी प्रामाणिकता आज के वर्तमान समय में कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से पार्लियामेंट और लोकतंत्र की बुनियादी संस्था के नाम पर पूरी दुनिया जिस आबो हवा में बह रही है, उससे तो कहीं जनता का विकास या जनता की समृद्धि दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये तमाम राजनीतिक पार्टी हर कीमत पर बंदरबाट करते हैं और जनता हमेशा ठगी ही जाती है। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका क्रांति गुरु। धन्यवाद।